अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। और दूसरे चैनल पर जो है मैं फ़िलहाल कोई नावल शुरू नहीं कर रही, इंशाल्लाह जल्द करूँगी। और वो किसी लिसनर का फरमाइशी नावल ही होगा लाजमी तौर पर, क्योंकि बहुत सारी फरमाइशें जो है वो पेंडिंग हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि बारी बारी सबकी फरमाइशें पूरी करूँ। लेकिन पहले फरमाइश जो है उन्हीं की पूरी होगी जिनकी पहले कभी कोई फरमाइश पूरी नहीं हुई है, या उन्होंने पहले कभी कोई फरमाइश की ही नहीं। तो न्यू लिसनर्स की जो फरमाइश हैं वो पहले पूरी होंगी, और जिनकी अक्सर होती रहती हैं उन्हें जनाब जी हम थोड़ा सा बाद में रखेंगे, क्योंकि उनकी पहले बहुत बार जो है फरमाइश पूरी हो चुकी है। तो इसलिए अब उनकी बारी है जिन्होंने पहले कभी कोई फरमाइश नहीं की, या उनकी पहले कभी कोई फरमाइश जो है वो पूरी नहीं की जा सकी। तो चलिए जनाब बढ़ते हैं फ़िलहाल इस नावल की जानिब। नावल का नाम है मेरा सारा जंग उतार दो, और इसकी मुसन्निफ़ा हैं अफशां आफरीदी। और आज आप सुनेंगे किस्त नंबर 20। कोशिश के बावजूद भी तू भूलता नहीं, तेरे बगैर क्या करूं कुछ सूझता नहीं। होती है सुबह शाम मगर इसके बावजूद, है चांद तेरी याद का जो डूबता नहीं। घर आने के बाद वो सीधा अपने कमरे में आया था। मामा से कह दिया था उसने कि कुछ देर वो आराम करेगा। यूं भी लंच में अभी वक्त था। नाजिया और मोमिना उसके साथ घर चली आई थीं। उसने महसूस किया कि घर में सब खुश थे, मगर उसके अंदर जैसे सन्नाटे उतरे हुए हों। रॉकिंग चेयर को गर्दिश देते हुए उसका जहन तेजी से कुछ सोच रहा था कि मोबाइल की रिंग टोन ने उसे मतवज्जा कर लिया। डिस्प्ले पर मौला बख्श का नाम जगमगा रहा था। उसने गहरी सांस खींचकर मोबाइल कान से लगा लिया। उसकी खैरियत पूछने के बाद मौला बख्श बेताबी से कुछ बता रहा था। आर यू श्योर मौला, कहीं सुनी सुनाई तो नहीं। कुर्सी की गर्दिश रुक गई। नहीं साहब, मैंने पूरा पता कराया है। खबर किसने लीक की है। उसकी आंखें शिद्दत गज़ब से सुर्ख होने लगीं। वहाँ का मुंशी है, तुम उसे जानते हो। जी, एतबार का बनता है। सरफराज को फ़ोन किया तुमने। वो अब उठकर खड़ा हो गया था। जी, वो निकल रहे हैं। और तुम कहाँ हो। मैं बस वहीं हूँ, आप जल्द आ जाओ। फिक्र मत करो, मैं पहुँच रहा हूँ, तुम एड्रेस लिखवाओ। उसने सर झटक कर कहा था, फिर राइटिंग टेबल तक आया। इस तरारी कैफियत में उसने एड्रेस लिखा था। एड्रेस कराची से काफ़ी दूर था। जावियर की आंखें जैसे जलने लगी थीं। तुम ज़रा ख्याल रखना, मुझे इतनी दूर आने में वक्त लग जाएगा। सरफराज को कहना मेरे आने तक रुके। जैसा हुक्म साहब। मौला बख्श मौद्दिब था। वैसे कब से है वो वहाँ, उसने लब भींच कर पूछा था। सुना है कल रात से। उफ, कल रात गोया कई घंटे गुजर चुके हैं। इस ख्याल के साथ ही उसके अंदर जैसे फुर्ती सी भर गई। बउजलत मोबाइल ऑफ करके उसने अपनी कार की चाबी तलाश की, जो हस्बे मामूल साइड टेबल की दराज में धरी थी। उसने ज़रूरत की चंद अशिया साथ लीं। कपड़े बदलने का वक्त ना था और ना ज़रूरत। वो किसी सैलाबी रेले की मानिंद बाहर की तरफ बढ़ा था। किचन से आती खाने की खुशबुओं और मेहरान समेत बकिया तीनों खवातीन की खुशगपियों की आवाज़ों ने उसका पीछा किया था। उसे मालूम था अगर उन्हें ज़रा सी भी भिनक पड़ जाती कि वो घर से निकल रहा है तो वो हरगिज़ ना जाने देते, और रुकने का यह मौका नहीं था। कार इंतहाई तेज़ी से रिवर्स करते हुए उसका जहन मौला बख्श की दी हुई इतला में अटका हुआ था। अरे ये कार किसने निकाली है। किचन में मौजूद आसमा बेगम कार स्टार्ट होने की आवाज़ पर हैरान परेशान सी बाहर निकली थी। बाकी सब भी चले आए, मगर जब तक वो सब पोर्टिको तक पहुँचे जावियर जन से कार उड़ाए ले जा चुका था। सभी सभी रुको, कहाँ जा रहे हो। पीछे से सबने पुकारा था, मगर उसके पास जवाब देने का टाइम नहीं था। कार अपने पीछे धुआं उड़ाती तेज़ी के साथ नज़रों से ओझल हो गई थी। या अल्लाह खैर करना। आसमा वहीं सर पकड़कर बैठ गई थी। निकाह की तकरीब बड़े शाहाना अंदाज में मुनक्किद होकर इख्तिताम पजीर हो गई थी। डिनर के फ़ौरन बाद शहरीन और एनी ने रखते सफ़र बांधा तो वो भी अंदर चली आई। अभी इक्का दुक्का मेहमान नीचे थे, मगर जो ही उसे इतला मिली कि खौला बगैर डिनर किए सर दर्द के बायस ऊपर उसके ही कमरे में जा लेटी है, तो वो दूध गर्म करके उसके साथ एक सर दर्द की टैबलेट लिए उसके पास चली आई। मध्यम सी दस्तक के जवाब में हूँ की आवाज़ पर वो अंदर दाखिल हो गई। कमरे में महज टेबल लैंप की रोशनी थी। उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी। क्या हुआ आपी, आपकी तबीयत तो ठीक है। खोला को बिस्तर पर लेटा देखकर वो बर्क किसी तेज़ी से नज़दीक आई थी। आई एम ओके। उसके मुतरद्दद चेहरे को देखती खोला उठ बैठी थी। आपने डिनर भी नहीं किया, ये दूध पी लीजिए, साथ में पेन किलर भी है। दुर्र मखनून के लहजे में हलावत और फिक्रमंदी थी, जिसे महसूस करके खोला ने उसे बगौर देखा। दूध का ग्लास साइड टेबल पर रखते हुए उसके घने डार्क ब्राउन बाल लटों की सूरत में शानों से ढलक आए थे। घनी मुड़ी हुई पलकों वाली आंखें झुकी हुई थीं। चेहरे पर ज़रा देर पहले वाले मेकअप का नामो निशान भी बाकी ना रहा था। मैरून कलर के जारजट के सादा सूट में भी वो नींदें उड़ा देने की सलाहियत रखती थी। ग्लास रखकर वो उसके पास ही बेड पर आ बैठी। खोला की गहरी जायज़ा लेती नज़रों से बेनियाज वो हल्के से मुस्कुराई। क्या बात है, क्या आप कल के फंक्शन की वजह से डिस्टर्ब हैं।
हिम्मत करके सवाल कर लिया था। मानी? खोला ज़रा सा चौंकी। एनी ने मुझे बताया शायद कल आपकी और तारिक भाई की इंगेजमेंट होने वाली है। उसके संजीदा चेहरे पर सादगी सी थी। हाँ, मुख्तसर सा जवाब देकर खोला ने उसको एक बार फिर गहरी नज़रों के फोकस में लिया। अच्छा, वो खासी बददिली से बोली थी, यूँ जैसे इस खबर से उसे कोई ख़ास खुशी नहीं हुई हो। उंगलियां आपस में मसलते हुए वो कुछ सोचने लगी थी। क्या हुआ? क्या तुम्हें यह सुनकर अच्छा नहीं लगा? अब खोला उठकर बैठ चुकी थी, लहजा तंज में डूबा हुआ था। कुछ देर पहले अकरमा के साथ कदम उठाती दुर्रे मखनून उसे अंदर से जख्मी कर गई थी, मगर इस वक्त उसके तासुरात खोला को अचंभे में डाल रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, तारिक भाई यकीनन अच्छे हैं, मगर क्या? खोला का लहजा इस बार तंतने और तंज दोनों से खाली था। पता नहीं इस हसीन चेहरे में क्या बात है, दुर्रे मखनून के मुकाबिल अपना सारा गुस्सा और तनफर भूल जाता है। अजीब साहिरा हो तुम। एक गहरी सांस उसके सीने से खारिज हुई थी। आपने शिराजी फैमिली का हिस्सा बनने से क्यों इनकार कर दिया खोला आपी? मेरा दिल कहता है कि आप यहाँ बहुत खुश रहती। सादगी, अपनायत और खलूस से कहती दुर्रे मखनून खोला को नज़र चुराने पर मजबूर कर गई। दिल की धड़कन यकदम सुस्त हो गई थी। उसे कुछ कहने के लिए बड़ी हिम्मत दरकार थी, इसलिए उसका हाथ में लेकर यूं ही मुस्कुरा दी। दुर्रे मखनून के सीने में कोई चीज़ छन से टूटी थी। इतनी जख्मी मुस्कुराहट थी खोला की कि वो दामने दिल भीगने से ना बचा सकी। इन तमाम बातों का वक्त अब गुजर चुका दुरी। किसने इनकार किया, क्यों इनकार किया, कौन राज़ी हुआ और कौन नहीं, ये सब बस मफरूज़े हैं। हकीकत तो ये है कि ना होने के 10 और होने का सिर्फ एक बहाना होता है। ये नसीब का लिखा है, इसे टाला नहीं जा सकता। यूँ भी हमारे बड़े हमारे लिए जो सोचते हैं ठीक ही सोचते हैं। तारिक मेरे कज़न हैं, हम में अंडरस्टैंडिंग है, जबकि शिराजी फैमिली को मैं ठीक से जानती भी नहीं, इसलिए आगा जान के फ़ैसले को मानने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। ज़रा तवक्कुफ़ के बाद गला साफ़ करते हुए उसने कहना शुरू किया तो हमवार लहजे में यासियत का रंग ना आने दिया। ताहम आखिरी जुमला कहते हुए उसने कसरत नज़र चुरा ली थी। दुर्रे मखनून ने मायूसी से उसकी तरफ देखा और महज सर हिलाकर होले से बोली, शायद आप ठीक कह रही हैं। एनीवे, कॉन्ग्रेट्स। उसकी फीकी सी मुस्कुराहट खोला के दिल पर बड़ा बोझ और बढ़ा गई। गोया कर्मा शिराजी, तुमने दुर्रे मखनून के लिए मुझे नहीं ठुकराया, बल्कि ये तुम्हारी मर्दाना अना है जिसे सिनफे नाजुक को झुकाकर नीचा दिखाकर सुकून मिलता है। दूध का गिलास दुर्रे मखनून के हाथ से लेकर वो बददिली से सोचने लगी, जबकि उसके सामने बैठी दुर्रे मखनून उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से बहुत कुछ अखज़ करने में कामयाब हो गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि खोला आपी अकरमा को पसंद करती थीं। क्यों ना करती, आखिर को वो हैं भी तो कितनी जाजिब नज़र शख्सियत। उन्हें भला कौन ठुकराएगा। आपी का दिल उनकी तरफ झुका तो ये कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं, मगर ताज्जुब तो इस पर है कि आखिर उन्होंने इनकार क्यों किया। क्या महज आगा जान की वजह से, या इस इनकार के पीछे कोई और मोहरिक कार फरमा है। खाली दूध का गिलास लेकर बाहर निकलते हुए वो बिला इरादा सोचने लगी थी, और अपनी इसी सोच में वो यूं ही डूबी रहती अगर सामने ही लाउंज में बैठे इजहार भाई निगाह का मरकज़ ना बनते। हस्बे साबिक इंतहाई गलीज नज़रों से उन्होंने उसे देखा था। उसे अपने वजूद में सुइयाँ चुभती हुई महसूस हुई। कमरे से किचन तक का फासला उसे नूरी साल की मानिंद लगा। ऊपर का लाउंज खाली पड़ा था। अरे, एक कप चाय तो पिला दीजिए साली साहिबा, यूँ नज़र चुराकर कहाँ जा रही हैं। वो अचानक सामने से आ गए थे। उसका दिल उछलकर हलक में आ अटका। वो तेज़ कदमों से किचन की तरफ जा रही थी कि तभी उनके इस तरह आगे आ जाने की सूरत में बमुश्किल खुद को ब्रेक लगाया, वरना सीधी उनसे जा टकराती। बस एक कप चाय का सवाल है, चाह भरा, सारी थकन उतर जाएगी। वैसे आधी थकन आपके ही हसीन चेहरे को देखकर ही उतर गई है। वो उसकी राह में आए खड़े हुए थे। दुर्रे मखनून का दिल गोया कानों में धड़क रहा था। किस कदर गिरा हुआ घटिया अंदाज था, लोफराना तर्ज अमल और जिस्म में चुभती नज़रें। मैं बना देती हूँ, प्लीज़ रास्ता छोड़ें। कहीं कोई आ ना जाए, उसका खौफ अलग था। सायरा बेगम की इस पनाहगाह में वो अपनी और इजहार साहब की हैसियतों से बखूबी वाकिफ़ थी। छुरी खरबूजे पर गिरती या खरबूजा छुरी पर, कटना बहरहाल खरबूजे को ही था। वो जानती थी कि इस मामले में उसे ही मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। सायरा बेगम के लिए तो ये कुदरत की तरफ से मुहैया करदा बहाना होता। ताहम शिराजी अंकल को किस कदर दुख पहुंच सकता है, बस ये सब सोचकर ही उसके हवास मुअत्तल होने लगे थे। सिर्फ बनाएंगी ही या अपने मखरूती उंगलियों वाले हाथों से पिलाएंगे भी। यकदम उन्होंने उसका हाथ छुआ तो वजह से करंट खाकर पीछे हटी। अंगारों भरी ज़मीन थी जिस पर गोया उसने पाँव धर दिए थे। उसे अपने वजूद से धुआं उठता महसूस हुआ। अपनी हद में रहें इजहार भाई, कम अज़ कम अपने और मेरे रिश्ते का ही लिहाज कर लें। तूफ़ानी गुस्सा और तैश उसके अंदर बड़े करोफर से पैदा हुआ था। धीमी आवाज़ गैज़ और गज़ब से कपकपा रही थी। उसे एहसास था कि उसके वजूद पर जैसे लर्ज़ा तारी है, जबकि इजहार साहब शौक़ी से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। अरे भाई, एक रिश्ता ही तो अस्तवार करना चाह रहे हैं हम, साली साहिबा, आप ज़रा कंसीडर तो करें।
टिटाई और बेगैरती का आला मुजाहरा करते हुए इजहार अंसारी उसकी नज़रों से बिल्कुल ही गिर गए थे। उनका इस कदर बेहुदा और वाहियात जुमला उसके अंदर आग लगा गया। उसे अपने जिस्म का सारा खून चेहरे की तरफ दौड़ता हुआ महसूस हुआ। इंतहाई बेबसी का आलम, आंखों की सतह गीली होने लगी तो सामने का मंजर धुंधला गया। मेरा रास्ता छोड़ें। आपके लहजे में आंसुओं की नमी घुली हुई थी, तहम गुस्सा और तैश हनूज था। वो बोल नहीं रही थी, गोया फुनकार रही थी। जवाबन वो महजूज होने वाले अंदाज में हंस पड़े थे कि अचानक अकरमा के कमरे का दरवाज़ा अनलॉक होने की आवाज़ आई तो वो बर्क किसी तेज़ी से उसका रास्ता छोड़कर सामने पड़े सोफे पर विराजमान हो गए। दुर्रे मखनून को होश उस वक्त आया जब अपने कमरे से कुर्ते की आस्तीनें फोल्ड करता हुआ अकरमा बरामद हुआ। तहफ़्फ़ुज़ और अमान के बेपाया एहसास ने उसे छुआ तो वो तेज़ तेज़ कदम उठाती किचन की तरफ बढ़ गई। अकरमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था और यकदम उसकी निगाह बाएं जाने पड़े सोफे पर बैठे इज़हार साहब पर पड़ी, जो बज़ाहिर बहुत इनहमाक से टीवी देख रहे थे। बड़ी तेज़ी से उसके जहन ने कुछ कैलकुलेट किया था और अगले लम्हे वो लब भींचे किचन में चला आया था। दुर्रे मखनून बर्नर पर सॉस पैन रखे आस्तीन से अपने आंसू खुश्क कर रही थी, जो बावजूद हज़ार कोशिश के रुखसारों को भिगोने लगे थे। ये चाय किसके लिए बना रही हैं आप? अपने अकब से उभरने वाली इस आवाज़ ने उसे बुरी तरह चौंका दिया था। उसने तेज़ी से किचन टॉप का सहारा लिया। अकरमा की नज़रों से उसकी दहशत ज़दा कैफियत छुपी नहीं रही थी, जो इस वक्त होले होले लर्ज रही थी। इजहार भाई के लिए, उसने रुख मोड़े मोड़े जवाब दिया। वो उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी खुद में, ताहम उसकी मौजूदगी से खौफ की धुंध छट गई थी। बन गई? संजीदा लहजे में एक बार फिर सवाल हुआ। जी बस दम पर है। उसने पत्ती डालकर सॉस पैन ढक दिया था। अकरमा ने उसकी आवाज़ में वाज़े लर्जिश महसूस की। ज़रा देर पहले गुजरे वाक़या ने उसे अंदर तक सनसना कर रख दिया था। वो बमुश्किल खुद पर काबू किए हुए थी, वरना दिल तो चाह रहा था कि बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दे। इजहार साहब की जुर्रत ने उसे गंग कर दिया था। उनकी बेतकल्लुफ़ी और बेहूदगी इस हद तक बढ़ जाएगी उसके सानो गुमान में भी ना था। घर में सबकी मौजूदगी और ख़ास तौर पर उसे वक्त और ऐसी जगह पर जब कोई भी वहाँ आ सकता था। उन्होंने एक बार फिर उसका रास्ता रोका। अकरमा कुछ कहे बिना वापस पलट गया था। अगले चंद मिनटों में उसने दूध डालकर 2 कप चाय तैयार की और अभी बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार कर ही रही थी कि एक बार फिर अकरमा की आमद उसके तपते सुलगते जहन को पुरसकून कर गई। चाय तैयार है? जी। उसने ट्रे में दोनों कप रख दिए। ओके, अब आप जाइए, मैं अजी भाई को दे दूंगा। और हाँ, अपनी मेडिसिन ज़रूर लें, भूलिएगा मत। आगे बढ़कर उसने उसके हाथ से ट्रे लेते हुए कहा। हाथ दर्जा संजीदा था। उसके मतीन चेहरे पर कोई गहरा तासुर था जिसे समझना दुर्रे मखनून के लिए बहुत दुश्वार रहा। जी वो, मगर वो कहीं माइंड ना कर जाएं। खौफज़दा सी वो इस्तफसार कर गई थी। इजहार साहब के लिए वो का लफ्ज़ अदा करते हुए शदीद तनफ़्फ़ुर उसके चेहरे पर आ रुका था। अकरमा ने एक सोचती नज़र उस पर डाली तो वो सर झुका गई। नहीं करेंगे माइंड, आप चाहिए, जैसा मैंने कहा है वैसा करें। कदरे खुश्क लहजे में उसने तहकुम से कहा तो दुर्रे मखनून नाचार उसके पीछे निकल आई। आप दादी के पास जाकर सोएं, अपने कमरे में नहीं। जब तक रीदा की शादी है और घर पर गेस्ट हैं, आप दादी के कमरे में रहेंगी। वो उसके करीब से गुजरने लगी थी जब अकरमा का तहकुम भरा फिक्रा उसके कानों से टकराया। आवाज़ मध्यम और लहजा कतईयत से भरपूर था। लम्हा भर के लिए उसने तहय्युर से उसे देखा, मगर वो अपनी बात कहकर सोफ़ों की तरफ बढ़ गया था। इजहार साहब की उस तरफ पुश्त थी जिसे बेजारी और तनफ़्फ़ुर से देखती वो दादी के कमरे की तरफ बढ़ गई। फिर रात को लेने वाली दवा पानी के साथ निकलते हुए उसका जहन मुसलसल इसी सोच की लपेट में रहा कि आखिर अकरमा ने उसे दादी के पास रहने को क्यों कहा है, और क्या वह इजहार साहब की मज़मूम और काबिल एतराज़ हरकत से बाखबर है, और अगर नहीं है तो क्या खुद दुर्रे मखनून को उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। सवालात बगोलों की मानिंद जहन में चकरा रहे थे कि दवा की बदौलत उसे नींद आ गई और कई घंटों के लिए उसे खुद से बेखबर कर गई। रात के तकरीबन 2 बजे थे जिस वक्त उसकी कार आसमा लॉज के गेट पर आकर रुकी। जाते हुए तो उसके जहन में घर वालों के बारे में कोई ख़ास फिक्र नहीं रही थी, मगर अब जबकि वो वापस आ गया था, घर के दरवाजे पर खड़ा था, एकदम बहुत सी फिक्रात ने उसे आ लिया। मामा को वो क्या जवाब देगा? अपनी गैर मौजूदगी की क्या वजह बताएगा उन्हें? मोमिना और नाजिया भी घर पर थीं। उस वक्त सब लोग उसकी सेहत और घर की खुशी में किस कदर मसरूर और मुतमईन थे। यकीनन उसके बिना बताए गायब हो जाने पर वो किस कदर मुतफक्किर हुए होंगे। इस ख्याल के साथ ही उसने जेब से मोबाइल निकाला। कई मिस्ड कॉल्स डिस्प्ले पर जगमगा रही थी। मेहरान और मामा के अलावा नाजिया के नंबर से भी उसे कॉल की गई थी। आगा जान और एनी ने भी एक आध बार उसे रिंग किया था। माई गॉड, उसकी कॉल ना मिलने पर यकीनन आगा जान ने घर पर भी फ़ोन किया होगा। मतवक्का सूरत हाल का ख्याल आते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। इसी असना में गेट खुल गया था। कुछ ही रोज़ हुए नाजिया ने अपना मोहतमद चौकीदार उनके यहाँ रखवा दिया था। वो गहरी सोच में डूबा कार अंदर ले आया। लॉन की लाइट्स ऑन थी। वो अंदर बढ़ने लगा था कि लॉन की कुर्सियों में से एक पर विराजमान आसमा बेगम को देखकर यकदम कदम ठिठक गए।
उसे खामोश पाकर उन्होंने सलाम किया तो वो उनके पास चला गया था। आप बाहर क्या कर रही हैं? पशेमानी और बेताबी से सवाल किया था। तुम्हारा इंतज़ार। आसमा के जवाब पर उसका सर बारे नदामत से झुक गया। तुम कहाँ थे ज़वी? कुछ बताकर तो जाना चाहिए था। आज ही तो हॉस्पिटल से लौटे हो तुम। जानते हो कितने वीक हो तुम अभी। ममता मुतफक्किर और मुतरद्दद थी। उसके जले हुए दिल पर ठंडी फुहार के कुछ छींटे पड़े। हालांकि अपनी कामयाबी पर इस वक्त उसे बहुत खुश होना चाहिए था, मगर पिछली कई बार की तरह आज भी वो जैसे पहले से दुगना बोझ खुद पर लाद लाया था। बाकी सब लोग कहाँ हैं? उससे कोई जवाब न बन सका तो सवाल ही कर डाला। उनकी छोड़ो, अपनी बताओ तुम कहाँ थे अब तक? आसमा अब कतरे गुस्से में आ गई थी। उसका पस्त लहजा उन्हें मज़ीद तैश दिलाने लगा था। मेरे दोस्त की बारात थी आज, नवाबशाह जाना था। उसने फ़ोन किया तो मुझ पर खूब बिगड़ा। मुझे कतन याद नहीं था, ना ही जाने का इरादा था, मगर उसने इतना इसरार किया कि मुझे जाना ही पड़ा। वो थका थका सा उनके सामने कुर्सी पर आ बैठा। नज़र मिलाए बगैर उसने कहाँ था कि तफसील बताई। उन्होंने बगौर उसे देखा। अपने दोस्त की बारात में जाने के लिए क्या किसी को ना बताना ज़रूरी होता है? लहजे में कदरे बरहमी थी। ज़ावियर उनसे नज़रें ना मिला सका। कई लम्हे सकूत रहा जिसे उसने ही तोड़ा। आई एम सॉरी, मुझे अंदाज़ा है मुझसे गलती हुई। गालिबन ये पहली बार था कि जब ज़ावियर ने अपनी गलती को ना सिर्फ माना था बल्कि माजरत भी कर रहा था। आसमा का दिल पसीज गया। यूं भी उसके झूठ को वो पा गई थी। कुछ सोचकर वो उठ के उसके साथ वाली चेयर पर आ बैठी। सवी, उन्होंने उसे पुकारा तो उसका दिल धड़क उठा। उनके लहजे में कुछ था। जी, उसने लामुहाला नज़र उठा ली। इतना तो मैं भी तुम्हें जानती हूँ बेटा कि तुम इस वक्त भी कुछ छुपा रहे हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी गलत बयानी मुझे बहला नहीं सकती। सच बताओ, तुम कहाँ थे सुबह से? एक तरफ तुम कहते हो कि किसी की शादी में गए थे और दूसरी तरफ तुम्हारे जूते मिट्टी में आटे हैं। शर्ट की आस्तीन एक तरफ से जैसे रगड़ खाकर फट गई है। तुम्हारे बाजू का जख्म उस फटी हुई आस्तीन से वाज़े नज़र आ रहा है। आसमा इस तरारी अंदाज में उसका जायज़ा लेते हुए कह रही थी। जैसे जैसे वो उसे गौर से देखती जा रही थी, उसके लिबास और थके हुए चेहरे से उसके झूठ का सबूत मिलता जा रहा था। प्लीज़ ज़ावियर, मुझे सच सच बताओ, तुम कहाँ थे? कैसे हुआ ये सब? क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? उसका जायज़ा लेने के बाद वो यकीनन किसी नतीजे पर पहुंच चुकी थी। मुस्तरबाना अंदाज में उनके शाने पर हाथ रखते हुए वो एक ही सांस में कई सवाल कर गईं। तशवीश उनके चेहरे से मुतरश्शे थी। ज़ावियर ने बेबसी से एक नज़र उन्हें देखा। टेक इट ईजी मामा, प्लीज़ डू बिलीव मी, मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ है। उसका लहजा यकीन दिलाने पर मुसर था। आसमा ने बेयकीनी से उसकी आंखों में देखा। तो फिर ये चोट, ये ज़ख़म किस तरह से आया तुम्हें? उन्होंने आस्तीनें उलटकर उसका ज़ख़म जांचा। मैं फिसल गया था, इसलिए रगड़ लग गई है। कहाँ फिसल गए थे? तुम्हारे कपड़ों पर लगी मिट्टी तो बता रही है जैसे किसी कच्ची ज़मीन पर गिरे हो। उनकी तशवीश और तफ्तीश जारी थी। ज़ावियर ने बेचारगी से उनकी तरफ देखा और कुछ सोचकर बोला, मैं मौला बख्श के गांव गया था। उसके मवेशी उसके शरीकों ने ज़बरदस्ती छीन लिए थे। गांव वालों की ज़िंदगी का तो आपको पता ही है कि मवेशी क्या अहमियत रखते हैं। उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी और मैं मना नहीं कर सका। बिलाखिर नज़र नीचे किए और धीमी आवाज़ में उसने सच बताया तो उसे फटी फटी आंखों से देखती आसमा ने दहल कर सीने पर हाथ रख लिया था। क्या मतलब ज़वी? उसने पुकारा और तुम चल दिए। उसका एहसान अपनी जगह, तुम्हारी हमदर्दी भी गलत नहीं, मगर तुम क्या खुदाई फौजदार हो? बिना सोचे समझे उसकी पुकार पर लब्बैक कहते हुए उठ खड़े हुए। उनकी हैरानगी किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि ये सब कितना ख़तरनाक हो सकता था? गांव वालों की दुश्मनियां कोई चंद घंटों का मामला है जो तुम अपने तय निपटा कर चले आए हो। ऐसे में अगर कोई तुम्हारा दुश्मन बन गया तो क्या होगा? कभी सोचा तुमने? उसकी तवक्को के बरखिलाफ आसमा आज सख्त बरहम नज़र आ रही थी। उसे तो लगा था कि मौला बख्श का नाम लेने पर उसके एहसान की मरहूने मिन्नत ही सही, शायद उसकी गुलू खलासी हो जाएगी, मगर ऐसा होना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। आसमा बेगम जो पहले 3 सालों में हमेशा झिझक कर और उसके दुरुस्त रवैये के बाइस कदरे फासले से उसे मुखातिब किया करती थी, एक तरह की गैरियत महसूस होती थी उनके अंदाज में। वो आज गरज चमक के साथ बरस रही थी। अपनायत और मोहब्बत उनके गुस्से से हवैदा थी। ज़ावियर के थके मांदे जहन और बोझल हुए दिल के लिए उनका ये रवैया अजब तरह की ताजगी का मौजिब बना। वह अफसुर्दगी के बावजूद मुबहम सा मुस्कुरा दिया। कितनी अच्छी लग रही हैं आप, इस तरह मुझ पर नाराज़ होती, गुस्सा करती। आपको नहीं मालूम आपका ये रूप मेरी ज़िंदगी की कितनी बड़ी कमी था। जब लोग मेरी गलतियों पर मुझे प्यार से नज़रअंदाज कर दिया करते थे, तब एक माँ के हाथों की नरम सी मार की वो तिश्नगी मैं आज तक अपने अंदर जड़ पकड़े महसूस करता था। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता उन्हें देख रहा था। आसमा उसके तेवर देखकर लम्हे भर के लिए खामोशी इख्तियार कर गईं। फिर गहरी सांस भरकर मतानत से उसकी जानिब देखा। तुम क्या चाहते हो ज़वी? आखिर लाइफ को इस कदर गैर संजीदगी से क्यों जी रहे हो?
गोद में रखा हाथ उठाकर उन्होंने उसके कंधे को छूते हुए शफकत और तफक्कुर से सवाल किया था। ऐसा नहीं है मामा, आप नाहक फिक्रमंद हो रही हैं। मैंने कहा ना कि मौला बख्श की मदद करना थी और बस। रह गए उसके गांव वाले तो वो कोई ज़मींदार या बारसूख अफराद नहीं हैं। मौला की तरह ही मामूली हैसियत के लोग थे। आपस का झगड़ा था, हमने अफहाम व तफहीम से निपटा दिया था। रह गई ये चोट तो ये तो वापसी पर अंधेरे में मेरा पैर फिसलने की वजह से गिर कर लगी है। अपने झूठ पर नादिम होते हुए उसने उनका हाथ कंधे से उठाकर हाथों में लेकर कहा था। वह यूं बोल रहा था जैसे उन्हें तसल्ली देना चाह रहा हो। उसका ये अंदाज़, ये तेवर, ये माज़त ख़्वाहाना मोहब्बत भरा अंदाज़ आसमा के तमाम शिकवे और शुबहात धोता चला गया। और ज़ख़म भी कोई ख़ास नहीं, बस ज़रा बाजू छिल गया है। प्लीज़ आप ज़्यादा फ़िक्र ना करें। अलबत्ता आपको ना बताकर जाने से जो कोफ्त आप सबको हुई है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो जल्द अज जल्द इस सेशन को समेट देना चाहता था। कुछ था उसके लहजे में और चेहरे के तासुरात भी कुछ पावर करवा रहे थे। आसमा को माननी ही थी। उसकी बातों पर कदरे इत्मीनान हुआ था उन्हें। अच्छा इट्स ओके, मगर आइंदा कभी भी कहीं जाओ तो बताकर जाना बेटा, वरना दिल बहुत परेशान रहता है। तुम वालदैन की फ़िक्र और तशवीश को समझ नहीं सकते। जब खुद बाप बनोगे तो हमारी कैफियत का सही अंदाज़ा होगा। माँ का दिल पे कितना फ़राख होता है। आसमा उसे तहे दिल से माफ़ कर गई थी। वह इस वक्त जिस ज़हनी इंतशार का शिकार था, तन्हाई की शदीद तलब थी उसे इस लम्हे। वो सिर्फ अपनी वहशत का सबब खोजना चाह रहा था, कुछ सोचना चाह रहा था, नफ़ा नुकसान का तखमीना लगाने के लिए, अपनी ही अदालत से सज़ा पाने के लिए, और फिर खुद पर अपने ज़मीर की संगबाजी के लिए तन्हाई चाहिए थी। आसमा उसे गहरी और मुसलसल सोच में मुब्तला होकर खड़े हुए देखती खुद भी कुर्सी छोड़कर उठ गई। खाना खाया तुमने? जी। वो चौंका और सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगा। वो मुशफ़्फ़क़ सी पूछ रही थी। नहीं, उसने लब भींचकर नफ़ी में सर हिला दिया। थक गए हो? वो दिलसोजी से पूछ रही थी। यकदम उसके चेहरे पर उन्हें बला की थकान दिखाई दी थी। बहुत ज़्यादा, बेइख्तियार लबों से निकला था। ज़ाहिर है इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद अभी कमज़ोरी दूर ही कहाँ हुई थी कि तुम इस मुहिम में जुट गए। बहरहाल तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध के साथ तुम्हारी मेडिसिन लेकर आती हूँ। वो कहते हुए आगे बढ़ी। बाकी लोग कहाँ हैं? उनके अकब में चलते हुए उससे बकिया लोगों का ख्याल आया तो यकदम सवाल कर डाला। सब तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक गए थे, ज़रा पहले ही अपने अपने कमरे में गए हैं। नाजिया भी मेरे बेडरूम में सोने चली गई है। वो बताते बताते आगे बढ़ गई। वो भारी दिल और बोझल कदमों से अंदर की जानिब बढ़ गया। उसकी चाल से मुतरश्शि शिकस्तगी उसके एसाबी तनाव की गमाज़ थी। आज की कामयाबी माजी की शिकस्त के आगे इंतहाई हकीर लग रही थी। आज उसने किसी का फ़ायदा किया था, जबकि कल उम्र भर का खसारा लिखा गया था नसीब में। वो अपने कल के गम पर आज की ज़रा सी खुशी को कैसे फोकियत देता। खुशी भी वो जो आज उसकी ज़ाती नहीं थी, मगर खुशी की बदौलत जो सुकून उसे मिला था वो अनमोल था। उसने दिल को बहलाने के लिए बहुत सी मस्बत बातें सोचना शुरू की और अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाजे को बंद कर दिया। खबरदार आगे मत आइएगा, मैंने कहा ना इजहार भाई, एक कदम भी आपने मेरी तरफ मज़ीद बढ़ाया तो बाखुदा मैं अपनी जान दे दूंगी। धीरे धीरे पीछे सरकते हुए वो खौफ और दहशत की लपेट में थी। क्या हो सकता है कि होलनाकी का डर उसके एसाब पर आसेब की तरह सवार था। सामने खड़े इजहार साहब का चेहरा उसे किसी भयानक शक्ल वाले भूत से कम नहीं लग रहा था, जैसे कोई दरिंदा खड़ा हो। रुक जाइए वहीं, मैंने कहा ना रुक जाइए। वह एक बार फिर उल्टे कदमों पीछे हटी थी, मगर वो दरिंदा अपने लंबे लंबे दांतों से उसे दबोचने के लिए उसके नज़दीक आता चला जा रहा था। उसके लिए कोई राह फरार ना थी। वो पीछे सरकते सरकते दीवार से जा लगी। सारे रास्ते मसदूद हो चुके थे। यकदम उसने अपने हाथ उस अफरीद के आगे जोड़ दिए थे। प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, हाथ मत लगाना मुझे, नहीं छूना, नहीं छूना, नहीं। यक लक थी वो हिस्टेरिक होकर चीखने लगी थी। उसका हाथ किसी के हाथ में आ गया था। दुर्रे मखनून, दुर्रे मखनून, बेटा दुरी आंखें खोलो बेटा, देखो मैं तो हूँ तुम्हारे पास, यहाँ कोई और नहीं है। दादी बीच रात में आज फिर उसकी आवाज़ से जाग गई थी, पिछली बार की तरह भी। इस वक्त वो बुरी तरह मचल रही थी। बेटा दुरी, बेटा आंखें खोलो। दादी की नींद तो गोया भग से उड़ चुकी थी। नहीं प्लीज़ इजहार भाई नहीं। दुर्रे मखनून अभी तक होश की दुनिया में वापस नहीं आ सकी थी। वो आंखें बंद किए बुरी तरह बिलक रही थी। दादी इजहार साहब का नाम सुनकर शशतर रह गई थी। उन्होंने ग्लास का पानी उस पर छिड़का तो वो बमुश्किल आंखें खोल सकी। फक चेहरे और दहशत से फटी आंखों समेत वो दादी को तके जा रही थी। फिर अचानक उसने अपने इर्द गिर्द नज़र डाली। कमरा खाली था। दादी और उसके सिवा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वो उठ बैठी थी। यकदम उसने अपने रुए रुए में खौफ दौड़ते महसूस किया। कमरे का दरवाज़ा बंद था, मगर यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे किसी भी लम्हे इजहार साहब अंदर घुस आएंगे। उसने दहल कर दादी का हाथ दबोच लिया। तुरी बेटा क्या हुआ, डर गई हो?
दादी तहम्मुल और हलावत से पूछ रही थी। दुर्र मखनून ने खौफज़दा नज़रें दरवाजे से हटाकर यकदम उनके ज़ईफ़ पुरनूर चेहरे पर जमा दी। पानी पियोगी बेटा? वो उन्हें टुकर टुकर देखे जा रही थी। दादी ने घबराकर शफकत से अपना बायां हाथ उसके दोनों हाथों पर रख दिया, जिसमें वो उनका दायां हाथ जकड़े बैठी थी। उनके हाथ का लम्स था या जाने क्या, वो धीरे धीरे जैसे होश में आने लगी। अभी अभी जिस भयानक ख्वाब के अमल से गुजरी थी, उसने गोया अधमुआ कर दिया था। उसे ख्याल आया वो ख्वाब किसी न किसी दर्जे में हकीकत की बदतरीन शक्ल लिए उसकी ज़िंदगी में वारिद हो चुका था। आँख खुल जाने से वो महज ख्वाब से बाहर आ सकी थी, उस भयानक हकीकत से नहीं कि पनाह की इस जन्नत का सांप उसके सामने फन फैलाए बैठा था। तुरी बेटा, कुछ तो बोलो। दादी उसे संगी बुत की तरह साकित बैठा देख कर दहल गई थी। बेइख्तियार उसका शाना हिलाकर पुकारा। उसने मेकान की अंदाज में पलकें झपकीं। दादी, उसकी आवाज़ जैसे किसी गहरी खाई से आई थी, नहीफ और आजरदा। बोलो बेटा, क्या खुदकुशी हराम है दादी? उसके साकित और सामित जिस्म में ज़रा सी जुम्बिश हुई थी और भराई हुई आंखों से गर्म नमकीन स्याल बह निकला। सवाल था कि खंजर सन रसीदा सीने में दस्ते तक गड़ गया था। हाँ बेटा, हराम है। दादी की आवाज़ ना चाहते हुए भी रुंध गई। तो फिर अल्लाह मुझ जैसे बेबस बंदे को खुद क्यों नहीं उठा लेता दादी? आखिर क्यों वो मेरे तड़पने का तमाशा देख रहा है? यकदम वो दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा के फूट फूट कर रो दी। दादी का दिल गोया आग पर रखे मोम की मानिंद पिघलने लगा, टप टप टपकने लगा। उन्होंने तड़प के उसे गले से लगा लिया था। क्या इंसान को जिंदा कब्र में दफन नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? आखिर ज़माना जहालत में भी तो लोग यही किया करते थे ना। वो सर उठाकर बोली तो लहजा करबो रंज से अटा हुआ था। कितना ठीक करते थे ना वो दादी, बेटी को पैदा होते ही मार देते थे। काश मैं भी अरब के किसी गंवार बद्दू कबीले में पैदा हुई होती और वो मुझे दफना चुके होते। वो हाथ मल मल कर बयान करने लगी थी। उफ़ मेरे अल्लाह, कहाँ है मेरे हिस्से की मौत? क़यामत क्यों नहीं खड़ी हो जाती? कितने ही लोग मरते हैं बेगुनाह बेकसूर, वो जिनकी इस दुनिया को और उसके इंसानों को ज़रूरत है, अचानक किसी गोली का निशाना बन जाते हैं। 10 अफराद के कुनबे का कमाने वाला किसी तेज़ रफ्तार ट्रक के नीचे आकर कुचला जाता है। दूध पीते बच्चे की माँ उसे छोड़कर मौत के फरिश्ते का हाथ थाम लेती है, मगर मुझ जैसी ढीठ और बेगैरत के पास आते तो मौत भी झिझकती है। वो माँ ही भी आपकी तरह तड़प रही थी। दादी उसकी बिगड़ती हालत पर बावजूद कोशिश के रो पड़ी थी। कितना खुश लग रही थी आज वो निकाह की तकरीब में अपनी दोस्त के साथ किसी न किसी बात पर मुस्कुरा देती थी। उन्होंने दिल ही दिल में कई बार उसकी नज़र उतारी और दायमी खुशियों की दुआ दी थी उसे। ऐसा नहीं कहते बेटा, अल्लाह नाराज़ होता है। दादी अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पा रही थी। दुर्र मखनून इस वक्त शदीद एसाबी तनाव में थी। उसे दादी की अबतर हालत गोया नज़र ही नहीं आई। अल्लाह नाराज़ होता है दादी, अल्लाह नाराज़ होता है जब बंदा उफ़ कहे, और जो अपने कादिर होने के बावजूद अपने बंदे को तन्हा छोड़ देता है, उसका क्या? बंदा क्या करे फिर दादी? मैंने कौन सी फिरौनियत की थी दादी? उसकी ज़ात से लेकर उसकी हर सिफ्त पर ईमान लाई थी दादी। मैंने तो कभी चूंटी भी नहीं मारी थी। मैं गुनाहगार थी, खताकार थी और हूँ, मगर बदकार नहीं थी। फिर मेरे मुंह पर कालक क्यों मल दी गई? मुझे किस बात की सज़ा दी मेरे अल्लाह ने दादी? मुझे क्यों रांदा दरगाह कर दिया उसने? वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी थी। दादी ने उसे खुद से लिपटा लिया, फिर दुपट्टे से उसका चेहरा साफ करने लगी जो आंसुओं से भीग रहा था। ये सब अल्लाह की मसलहतें हैं बेटा। उसने अपने बंदे को इस जहां में आजमाइश के लिए भेजा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर से लेकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को उसने दुखों से गुजारा। तुम एक दुख की बात करती हो बेटा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी औलाद को दफनाया था, पत्थर खाए, फाके काटे। क्या उनसे बढ़कर कोई मुत्तकी और परहेजगार गुजरा है आज तक? वो हिचकियों से रो रही थी। दादी ने उसे खामोश पाया तो धीमी आवाज़ में होले होले कहने लगी, जब अल्लाह अपने चुने हुए बरगजीदा पैगंबरों तक को दुख से गुजारता रहा है बेटा, तो सोचो ज़रा, हम तो है ही उसकी गुनाहगार गुलाम। फिर अपने बंदों को आजमाना तो उसकी सुन्नत है। ऐसा मत सोचो कि ये सब तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह पर कामिल भरोसा रखो बेटा। सुख हो या दुख, दोनों ही आजमाइश हैं। दुख में सब्र और सुख में शुक्र की आजमाइश। तुम पर दुख का इम्तिहान आया है, सब्र से काम लो मेरी बच्ची। दादी रिक्कता में इस लहजे में कह रही थी। उसके चेहरे से कर्ब झलक रहा था। अल्लाह बाज़ों को बाज़ों के ज़रिए आजमाता है। उस जालिम को तुम्हारी आजमाइश बनाया है तो उसको भी तुम्हारे ज़रिए आजमाया था। ये इम्तिहान ही तो है कि इंसान उस मालिक के कुल की अता करदा ताकत का इस्तेमाल किस तरह करता है। उसकी भी परख हुई, वो पूरा नहीं उतर सका। मगर तुम अपने रब की मसलहत को अपने तई अपने ही गुनाह की सज़ा मत करार दो बेटा। उसकी मसलहत में कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है, और उसकी हिकमत तक हमारे जहन की परवाज़ कहाँ।
وہ اسے خود سے لپٹائے دھیمے لہجے میں ایمان افروز حقائق اس کی سماعتوں کی نظر کر رہی تھیں۔ در مکنون اس وقت سخت اعصابی ہیجان میں مبتلا تھی، تاہم ان کی باتوں نے اس کے تواتر سے گرتے آنسوؤں کی تصویر روک دی تھی۔ ان کا نرم پھوار جیسا لہجہ اس کے قلب پر اترا تھا۔ آہستگی سے ان کے بازوؤں کے حلقے سے خود کو نکالتے ہوئے وہ گویا خود پر جبر کر رہی تھی۔ اللہ اپنے کسی بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ جو کرتا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ دادی کا چہرہ اور لہجہ حلاوت سے مزین تھا۔ در مکنون نے یوں دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ مجھے تہی تامہ کرنے میں بھلا میری کیا بھلائی تھی۔ خود سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش مت کرو بیٹا۔ وہ جو ہم کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے وہ ہمارے لیے بہتری کی راہیں بھی کھولتا ہے اور ابتری کے ذریعے ہماری پرکھ بھی کرتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، سب کی آزمائش ہو رہی ہے، صرف تم پر ہی موقوف نہیں، وہ تو اپنے سارے بندوں کو پرکھ رہا ہے، بس تم اپنا دل مضبوط رکھو۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کو اگر اس بدترین المیہ سے گزارا ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ تم کوئی ساد روح ہو، اور اسی مناسبت سے تمہیں طاقت بھی دی ہے اس نے۔ بس تم خود کو منتشر مت کرو اور اپنی تمام صلاحیتیں اور طاقتیں ایک مرکز پر جمع کرو۔ اللہ جل شانہ پر اپنا ایمان مضبوط کر لو بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے وہ محبت سے سمجھا رہی تھی۔ در مکنون بے دھیانی میں بغور سنے گئی۔ ان کا لفظ لفظ مرتب تھا، دل کی اتھا سے ابھرتے ہیجان کا طوفان جیسے تھمنے لگا۔ اس نے اپنی سوچ اور ذرا دیر پہلے کہے ہوئے جملوں پر ندامت محسوس کی۔ اللہ مجھے معاف کر دے گا دادی؟ کیا وہ مجھے صبر دے گا دادی؟ کھوئی کھوئی سی وہ رکت آمیز انداز میں پوچھ رہی تھی۔ دادی نے یکدم اسے گلے سے لگا کر بھینچ لیا۔ بالکل میری بچی، انشاءاللہ وہ تمہاری راہیں آسان کرے گا۔ بس تم آج کے بعد زندگی کو ختم کرنے والی کوئی سوچ دل میں نہیں لاؤ گی۔ وعدہ کرو مجھ سے، تمہیں میری اور مظفر میاں کی خاطر وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے۔ انہوں نے اس کا داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ در مکنون ان کے ہاتھوں پر پیشانی لگا کر بے اختیار رو پڑی۔ یہ آنسو شرمندگی اور پشیمانی کے بھی تھے، اور بے بسی اور بے چارگی کے بھی۔ میں بھول جاؤں تمہیں، اب یہی مناسب ہے، مگر بھلانا بھی چاہوں تو کس طرح بھولوں کہ تم تو پھر بھی حقیقت ہو، کوئی خواب نہیں۔ یہاں تو دل کا یہ عالم ہے، کیا کہوں تم سے؟ بھلا سکا نہ یہ وہ سلسلہ جو تھا ہی نہیں، وہ ایک خیال جو آواز تک گیا ہی نہیں، وہ ایک بات جو میں کہہ نہیں سکا تم سے، وہ ایک ربط جو ہم میں کبھی رہا ہی نہیں، مجھے ہے یاد وہ سب جو کبھی ہوا ہی نہیں۔ اگر یہ حال ہے دل کا تو کوئی سمجھائے، تمہیں بھلانا بھی چاہوں تو کس طرح بھولوں کہ تم تو پھر بھی حقیقت ہو، کوئی خواب نہیں۔ دھیمی آواز میں ڈیک آن تھا۔ راکنگ چیئر پر بیٹھا زاویار ایک مخصوص ردھم میں کرسی کو گردش دیتا آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ شب آدھے سے زیادہ بیت چکی تھی۔ گزرے حادثے کے بعد وہ خود کو جسمانی طور پر کافی کمزور محسوس کر رہا تھا۔ بالخصوص آج مولا بخش کا ساتھ دیتے ہوئے اسے ٹخنے میں لگی چوٹ کے باعث کئی بار چلنے میں شدید دشواری پیش آئی۔ یہی وجہ تھی کہ آج اسے کافی زخم بھی لگے، وگرنہ آج سے پہلے کئی بار وہ اس قسم کی مہمات پر گیا تھا، لیکن گھر میں سے کسی کو کبھی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ نہ ہی واپسی پر اسے کسی قسم کی جسمانی تھکن محسوس ہوئی۔ البتہ دل کا بوجھ تو ہمیشہ ہی ناقابل برداشت رہا تھا، جبکہ آج دل کے ساتھ ساتھ جسم بھی درد سے چور تھا۔ اسے خود پر کوئی خاص تعجب نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد سے وہ خود کو کافی کمزور محسوس کر رہا تھا۔ تاہم گزرے چند دنوں میں اس نے پہلے کے مقابلے میں کافی کور کیا تھا، پھر بھی پہلے والی چستی مکمل طور پر نہیں آ سکی تھی، اس میں ابھی کچھ وقت تھا۔ البتہ ماما نے کھلائی پلائی ایسی کر رکھی تھی کہ اس کا وزن گرنے کے باوجود دھیرے دھیرے کور ہونے لگا تھا۔ پتہ نہیں خوشی تھی یا غم، وہ ساری رات سو نہیں سکا، حتیٰ کہ اسے ارد گرد کی مسجدوں سے فجر کی اذانیں سنائی دینے لگیں۔ احساس ندامت سے نکلنے کے لیے اللہ نے اسے راستہ دکھایا تھا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ وہ پشیمانی کے باعث کسی روز اس زندگی کا خاتمہ ہی کر ڈالتا۔ اذانوں کی آوازوں نے اندر کے جذبہ تشکر کو کچھ اس طرح مہمیز کیا کہ بے اختیار اس کے قدم وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھنے لگے۔ آج کئی روز بعد وہ بارگاہ عزتی میں سربسجود ہوا تھا۔ دل سے بے اختیارانہ کلمات شکر نکلنے لگے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ سجدہ میں جھکا کردہ ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتا رہا اور مانگے بن مانگے ملی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو احساس ہوا اس کے رخسار بھیگ رہے تھے۔ بلا ارادہ انگلیوں سے اس نے اپنے چہرے کو چھوا تھا۔ میں رویا ہوں؟ آج بھی مجھے رونا آیا؟ آخر کیوں میرے مالک؟ گہری سانس لینے سے خارج کرتے ہوئے اس نے سر سے ٹوپی اتاری اور ذہن کو پریشان خیالی سے آزاد کرنے کی خاطر وہ لان سے باہر چلا آیا۔ صبح کا سپیدہ بالکل مکمل طور پر نمودار نہیں ہوا تھا،
تاہم طلوع ہوتے سورج کے باعث شفق سے آسمان کا آنچل رنگین ہو چلا تھا۔ پرندے آشیانے چھوڑ کر نکل چکے تھے۔ ہر طرف چہچہاہٹ سی تھی۔ اس نے ننگے پاؤں گھاس پر رکھے تو شبنم کی تمام تر تراوٹ اس کے اندر جذب ہونے لگی۔ کئی ہفتوں بعد اس نے ہلکی پھلکی سی ایکسرسائز کی، اور جب سورج کی تمازت حدت پکڑنے لگی تو وہ اندر چلا آیا، نیم گرم شاور لے کر خود کو یکدم فریش محسوس کرتا۔ جس وقت وہ واش روم سے باہر نکلا، اپنے کمرے کو قدرے مختلف حالت میں دیکھ کر قدرے حیران رہ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے واش روم میں جانے سے قبل کمرے میں ٹھیک ٹھاک سامان پھیلا ہوا تھا، کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں تھی، اور صرف چند منٹوں میں ہی گویا جادو کی چھڑی گھمائی گئی تھی یہاں۔ اس کی متلاشی نظریں یکدم بائیں جانب رکھے بیڈ کی پرلی جانب اٹھیں تو ایک ثانیہ کے لیے اس کے قدم گویا زمین نے جکڑ لیے۔ آسماں اس کے بیڈ پر تکیے کے پاس بیٹھی گویا حالت شوق میں تھی۔ اس کے تکیے کے نیچے سے جھانکتا ریوالور گویا ان کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ اس کے واش روم میں جانے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ارادہ اس سے ناشتے کے بارے میں پوچھنے کا تھا۔ سوچا تھا دونوں ساتھ ناشتہ کرنے۔ باقی سب تو خیر ابھی سو رہے تھے۔ پانی گرنے کی آواز سے اندازہ ہوا کہ وہ شاور لے رہا ہے تو وہ اس کا کمرہ سمیٹنے لگیں۔ ادھر ادھر بکھری چیزیں ٹھکانے پر پہنچانے کے بعد، جس لمحے اس کے بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے کے بعد انہوں نے تکیے کو جھاڑنے کی غرض سے اٹھایا، اس کے نیچے رکھا سیاہ ریوالور ان کی نگاہوں کی زد میں آ گیا۔ میرے اللہ! تکیہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ ابھی وہ اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھیں کہ کلک کی آواز کے ساتھ ہی واش روم کے دروازے کا لاک کھلا اور زاویار باہر نکلا۔ آسماں اس قدر حیرت زدہ تھیں کہ انہوں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ان کی سہمی ہوئی نظریں ریوالور سے گویا چپک گئی تھیں۔ زاویار کو صورتحال سمجھنے میں چند منٹ لگے اور اس کے بعد وہ متوازن قدم دھرتا بیڈ کی طرف لگے آئینے کے آگے آ کھڑا ہوا۔ آسماں نے اب کے بے اختیار نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو کس قدر اطمینان سے بالوں میں برش پھیرتا ان کی نگاہوں کو خود پر مرکوز محسوس کرنے کے باوجود لا تعلق سا کھڑا تھا۔ یہ کیا ہے زوی؟ چند ثانیے بعد ان کی لرزتی آواز میں کیا گیا سوال اسے سنائی دیا تو وہ پلٹا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ریوالور دیکھ کر آسماں کیا کچھ سوچ سکتی ہیں، اس کا بخوبی اندازہ تھا اسے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اسے ہمیشہ چھپا کر رکھا تھا۔ آج اگر جذبات کا غلبہ اور احساسات کی شوریدگی اسے غافل نہ کر دیتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ ریوالور ہے، سنجیدہ لہجہ مختصر جواب۔ آسماں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ پریشان مت ہو، لائسنس ہے میرے پاس۔ قدم بڑھا کر وہ ان کے پاس چلا آیا تھا۔ جھک کر ریوالور اٹھاتے ہوئے اس کا لہجہ متوازن تھا۔ مگر ٹیک اٹ ایزی، یہ خالی ہے، اس نے چیمبر انہیں دکھاتے ہوئے تسلی دی۔ مگر آسماں بیگم کی دل کی دھڑکن ہنوز بے ترتیب تھی۔ تم نے کہاں سے لیا اسے؟ کب خریدا؟ کس نے لائسنس دلوایا تمہیں اس کا؟ آنکھوں میں خوف لیے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ریوالور کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ استفسار کرتی چلی گئیں، جو اس وقت زاویار کے مضبوط ہاتھوں میں بچوں کا ننھا سا کھلونا لگ رہا تھا۔ زاویار نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو گھسیٹ کر آہستگی سے اس پر آسماں بیگم کی انگلیوں سے بنے نادیدہ نشانات کو صاف کیا، اور پھر ان کی طرف متوجہ ہوا، جو حد درجہ وحشت زدہ سی بیٹھی تھیں۔ سرفراز کے فادر ہوم منسٹری میں ہوتے ہیں، اس کے توسط سے ہی خریدا اور لائسنس لیا، اس نے تحمل اور سنجیدگی سے بتایا۔ کون سرفراز؟ جو تمہارا کولیگ ہے؟ ان کے سوال پر اس نے محض سر کو اسپات میں ہلانے پر اکتفا کیا۔ سرفراز سے ان کی ملاقات کئی بار ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ وہ اپنے حلیے اور لباس وغیرہ سے ہی کسی متم مول گھرانے کا فرد لگتا تھا، مگر زاویار سے اس کی دوستی محض پیشہ ورانہ تعلقات سے یقیناً بڑھ کر تھی، جبھی وہ ہر روز آفس سے واپسی پر اس کے ساتھ 2-3 گھنٹے گزار کر ہی جاتا تھا۔ سیاسی گھرانے سے تعلق ہونے کے باوجود وہ خاصا منکسر المزاج تھا۔ اثر و رسوخ حاصل ہونے کے بعد جو روایتی ٹھسا اور تنتنا انسان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، وہ اس سے خاصا فارغ تھا۔ اس کی فرم تھی جس میں زاویار جاب کر رہا تھا۔ آسماں کو وہ اچھا لگا تھا، اس لیے کہ وہ زاویار سے بہت قریب محسوس ہوا تھا انہیں، اور وہ چاہتی تھی کہ کراچی میں زاویار کوئی سرکل ضرور بنا لے، اور سرفراز کو پسند کرنے کی وجہ بھی شاید یہی تھی کہ وہ غرور اور تکبر سے خالی تھا۔ تمہیں چلانا آتا ہے یہ؟ اس کے سر ہلانے پر ایک اور سہما ہوا سوال ان کے لبوں سے نکلا تھا۔ زاویار کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ جی، سرفراز کے ساتھ جا کر ہی شوٹنگ انسٹی ٹیوٹ سے سیکھا تھا، اور آپ پلیز پریشان نہ ہوں، یہ میں نے محض اپنی سیفٹی کے لیے خریدا ہے۔ ہتھیار محض ہتھیار ہوتا ہے سوی، وہ چاہے اپنی حفاظت کے لیے خریدا جائے یا دوسرے کو دھمکانے کے لیے، کام اس کا جان سے مارنا ہی ہوتا ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ اسے ان کی یہ بات سے یکدم اختلاف ہوا۔ ضروری نہیں کہ اس سے ہم کسی کو قتل ہی کریں، اپنا بچاؤ یا اپنوں کا دفاع کرنے کے بھی کام آتا ہے یہ۔ کہتے کہتے وہ کسی خیال میں کھو گیا تھا۔ آسماں نے دیکھا یکدم اس کے چہرے پر کرب کے آثار نظر آنے لگے تھے۔
مگر اس وقت ان کا ذہن عجیب عجیب طرح کے وسوسوں اور خدشوں کا شکار بنا ہوا تھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے بغور دیکھا۔ وہ سائڈ ٹیبل کی دراز میں ریوالور رکھ رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو زوی؟ پلیز بیٹا مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ زاویار نے گردن ذرا سا ترچھی کرتے ہوئے ان کے چہرے پر گہری نظر ڈالی اور پھر ان کی طرف مڑ کر ان کے بالکل سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اب اس کے ہاتھوں میں آسماں کے دونوں ہاتھ تھے۔ ڈو ٹرسٹ می، میں کچھ غلط نہیں کر رہا۔ آپ کا بیٹا ہوں میں، کم سے کم آپ کو تو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ ہموار لہجے میں یقین کے ساتھ ساتھ مبہم سا شکوہ بھی تھا۔ آسماں کے دل کو اس کے لہجے کی سچائی نے چھوا تو بے ساختہ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے سامنے بیٹھے اپنے دراز قد مضبوط بیٹے کی پیشانی چوم لی۔ ان کی آنکھیں متورم تھیں۔ اللہ گواہ ہے بچے، تم پر اعتماد ہے مجھے، مگر بس اس دنیا کا یقین نہیں۔ میں جانتی ہوں تم برے نہیں ہو، تم کمزور نہیں ہو، مگر یہ جو وقت ہے نا بیٹا، یہ بڑی ظالم شے ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہوتے ہوئے بھی برا اور بہت توانا اور مضبوط ہو کر بھی کمزور بن جاتا ہے۔ اللہ تمہیں ایسے وقت سے بچائے، تم پر ایسی آزمائشی گھڑی کبھی نہ آئے، اور جب کبھی آئے بھی تو اللہ تمہیں سرخرو رکھے، آمین۔ آسماں محبت سے کہے جا رہی تھی اور ان کے لبوں کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے ہوئے زاویار انصاری کے اندر کوئی چیز قطرہ قطرہ پگھل کر گرنے لگی تھی۔ کاش آج سے 2.5-3 سال پہلے آپ نے میرے لیے یہ دعا کی ہوتی ماما، تو شاید آج پچھتاوے اور تعصف کے اس ہولناک و تباہ کن احساس سے میرا واسطہ ہی نہ پڑتا۔ مگر آپ کو کیا پتا، وقت اپنا ایسا کاریوار آپ کے بیٹے پر کر بھی چکا، اور اسے شکست خوردگی کے کبھی نہ مٹنے والے اور ہمیشہ ناسور بن کر رہنے والے درد سے ہمکنار کر کے کب کا جیتے جی مار بھی گیا۔ کاش آپ سمجھ سکتی کہ آج آپ کی مانگی اس دعا سے آپ کے بیٹے کے نصیب میں لکھی وہ سیاہ تاریک اماوس کی رات کبھی صبح میں تبدیل نہیں ہوگی، اسے کبھی سرخروئی نہیں ملے گی۔ یکدم اسے احساس ہوا کہ اس کا وجود موم ہوا جا رہا ہے، ممتا کی حدت اسے پگھلا رہی ہے، تو بے ساختہ اس نے خود کو ان سے علیحدہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آسماں کے لیے اس کا یہ انداز اچنبے کے باعث تھا۔ وہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انہیں اس کے چہرے پر لکھے دکھ کو پڑھنے میں ذرا دشواری نہیں ہوئی تھی، مگر وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھیں۔ پلیز مجھے ایک کپ کافی بنا دیں۔ اسے ان کو منظر سے ہٹانے کے لیے فی الوقت یہی بہانہ کارگر لگا تھا۔ آسماں نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا، مگر اس وقت تک زاویہ سامنے رکھی کمپیوٹر ٹیبل کی طرف بڑھ چکا تھا، اور یہ اشارہ تھا کہ اب وہ کسی قسم کے سوال جواب کے لیے تیار نہیں۔ آسماں گہری سوچ سمیت اس کے کمرے سے نکل آئیں۔ گھر میں ہلچل شروع ہو گئی تھی، گویا باقی سب بھی جاگ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ سب بیک وقت باجماعت زاویار سے کل کی گمشدگی کے بارے میں پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں دھاوا بول دیتے، وہ خود ہی ان کے سوالات کے جواب ذہن میں تیار کرتی ان کے کمروں کی طرف بڑھ گئیں۔ پتہ نہیں کیوں انہیں لگا کہ زاویار اس وقت مزید کسی تفتیشی کلاس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، اور ان کا خیال درست تھا۔ کل کی تھکن کے باوجود خلاف توقع اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر سائڈ ٹیبل پر رکھی الارم کلاک کی طرف دیکھا۔ 7 بجنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھ بند کی، مگر چند منٹس گزرنے کے بعد احساس ہو گیا کہ اب وہ دوبارہ نہیں سو سکتا۔ کل کا دن جس قدر اچھا گزرا تھا، رات اتنی ہی بے کیف رہی۔ کل کئی سالوں بعد طاہرہ آنٹی واپس پاکستان آ گئی تھیں۔ ان سے ملاقات اور خولا سے متعلق شہرین سے ملنے والی اطلاع نے اسے خاصا پرسکون کیا تھا۔ خوشی اور طمانینت کے احساس کو ردا کے نکاح کے فنکشن کی مسرت نے کچھ اور بھی مہمیز کیا۔ اسے احساس ہوا کہ کل کی تقریب میں وہ گزرے کچھ دنوں کے مقابلے میں خاصا مسرور تھا۔ یہی وجہ رہی کہ کل ولی کی چھیڑ چھاڑ بھی اس کے خوشگوار موڈ کو بدل نہیں سکی تھی۔ مگر رات فنکشن کے اختتام پر جب وہ چینج کر کے کمرے سے باہر نکلا، کچن کی طرف افتاؤں خیزاں جاتی ہوئی درِ مکنون کے چہرے پر پھیلے خوف اور سراسیمگی کے رنگوں نے اسے متوجہ کر لیا تھا۔ وہ نہ صرف ڈری ہوئی تھی بلکہ غیظ و غضب سے بھری ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ یکدم اس کے وجدان نے جیسے کوئی سگنل دیا تھا۔ اس نے ارد گرد نظر ڈالی تو صوفے پر براجمان اظہار بھائی اس کی نگاہ کا مرکز بنے۔ درِ مکنون کو اس نے پہلے بھی ایک بار اسی طرح کچن سے نکل کر دادی کے کمرے کی طرف جاتا دیکھا تھا، اور تب بھی کچن سے برآمد ہونے والے اظہار صاحب ہی تھے۔ کم و بیش کل بھی کچھ اسی قسم کے تاثرات سمیت درِ مکنون اس کے سامنے سے گزری تھی، اور کل بھی اس کے گرد و پیش میں اظہار صاحب کی موجودگی کو وہ محض اتفاق سمجھ کر نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ چائے کے مگ لے کر جس وقت وہ لاؤنج میں پہنچا، اظہار صاحب درِ مکنون کی جگہ اسے آتا دیکھ کر یقیناً جذبز ہوئے تھے، اور ان کے چہرے کی بدلتی رنگت اس کی عمیق نظروں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ وہ خود ایک مرد تھا اور اس امر سے بخوبی واقف تھا کہ اظہار صاحب مردوں کی ایک خاص قسم سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کے نزدیک یہ اتنا حیرت انگیز بھی نہیں تھا۔ کچھ مردوں کی نگاہیں عورت کے جسم سے پرے کچھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اپنے معاشرے میں ایسے لاتعداد حضرات سے اس کا سابقہ رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ایسے مرد اپنے لیے عموماً اسی طرح کی ڈری سہمی عورتوں کو نظر میں رکھتے ہیں۔
इस तरह की फितरत उनके लिए आसान शिकार साबित होती हैं। मगर 7 घर तो बिल्ली भी छोड़ देती है। इजहार साहब से उसे कम से कम ये उम्मीद ना थी कि वो अपने घर में ही नकब लगाना शुरू कर देंगे। गो के बहैसियत बहनोई उनकी ये गैर इखलाकी हरकत उसके लिए घर से बाहर भी कोई पसंदीदा नहीं थी, मगर यहाँ उसके अपने घर में उसे दर हकीकत सख्त तासुफ हुआ था। चाय पीने के दौरान उन्होंने उससे इधर उधर की 1-2 बातें की थीं, जिसका मुख्तसर जवाब देते हुए वो बमुश्किल अपने मूड पर काबू पा सका था। इजहार साहब की दिलचस्पी तो यूं भी दुर्रे मखनून के कमरे में जाने के बाद ख़त्म हो चुकी थी, लिहाजा वो बमुश्किल चंद मिनट बाद ही नींद और थकन का बहाना करके नीचे चल दिए, मगर उसके लिए सोच का एक दर वाह कर गए थे। आज उसे एहसास हो रहा था कि आखिर चचा जान को दुर्रे मखनून की फ़िक्र क्यों रातों को जगाती है। ना वो उसकी ज़िम्मेदारी थी और ना ही उसके तवस्सुत से इस घर में आई थी। फिर भी वो इस वक्त से लेकर नींद आते तक ना चाहते हुए भी लामहला गैर इख्तियारी तौर पर उसके मुतल्लिक ही सोचता रहा था। उसने सोचा कि जब वो उसके लिए फ़िक्रमंद हो रहा है तो चचा जान तो वाकई उससे मोहब्बत करते हैं। उनके तफक्कुर का वो अंदाज़ा लगा सकता था। सोने से पहले तक जो उसका मूड रहा, उसका असर उसे सुबह आँख खुलने पर भी महसूस हुआ था। आज उसे सिर्फ 1 क्लास लेनी थी। कल से वलीमे के दूसरे दिन तक के लिए उसने लीव ले ली थी। गो के अभी उसके घर से निकलने में 2 घंटे थे, मगर मज़ीद नींद ना आने की वजह से वो बिस्तर से उठ गया। शावर लेकर खुद को कदरे फ्रेश महसूस किया था उसने। कल रात की कसलमंदी का गोया नामो निशान नहीं था। ब्लैक पैंट और स्काई ब्लू शर्ट में मलबूस डार्क ब्लू टाई लगाए जिस वक्त वो तैयार होकर कमरे से निकला, उसे दादी नाश्ता तैयार किए मिली। सुबह बखैर दादी, आप फिर किचन में हैं, मना किया है ना आपको डॉक्टर ने, वो कदरे खफगी से कहता अंदर चला गया। सुबह बखैर मेरे बच्चे, दादी ने मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखा था। ऊंचा लंबा शानदार सा अकरमा, वो उसे जब भी देखती दिल से दुआ ही निकलती थी। इस पर उसकी फ़िक्रमंदी उनका दिल गोया खुशी से सरशार हो जाता। कुछ ऐसा ख़ास नहीं बनाया, बर्नर का काम नहीं किया है मैंने, बस चाय बनाई है तुम्हारे लिए, रह गए सैंडविच तो इसकी फिलिंग कल दुर्रे मखनून ने तैयार करके रख दी थी। दादी ने सामने रखे सैंडविच की तरफ इशारा करते हुए कहा तो अकरमा के चेहरे पर सजी मोहब्बत भरी नाराज़गी गोया हवा में तहलील हो गई। आप नहीं लेंगी? वो उनके मुकाबिल रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोला तो दादी ने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं नाश्ता कर चुकी। इतनी जल्दी? जल्दी आँख खुल गई थी। दादी का लहजा मबहम सा था। अकरमा ने बेइख्तियार नज़र उठाकर उन्हें देखा, जिनके चेहरे पर लिखी तशवीश वो बआसानी पढ़ सकता था। वो चाय की चुस्कियाँ लेता चंद लम्हे उन्हें यूं ही देखता रहा, जो कुछ सोच रही थीं। सब ठीक है दादी, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। उसके पूछने पर दादी जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आई थीं। उन्होंने उसे यूं देखा जैसे सोच रही हूँ कि क्या कहें और कैसे कहें। क्या बात है दादी? उसने एक बार फिर उनसे इस्तफसार किया तो वह लम्हे भर के लिए एक बार फिर सोच में पड़ गईं। अकरमा पर उन्हें खुद से भी ज़्यादा एतमाद था, मगर वो जानती थीं कि वो लाख ठंडे दिमाग का सही है तो आखिर मर्द ही। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं दादी, आप मुझसे कह सकती हैं हर बात, हर मसला। मैं सुनने को, हल करने को तैयार हूँ। वो नाश्ता कर चुका था। टिश्यू से हाथ साफ करके दोनों कोहनियाँ मेज़ की सतह पर टिकाते हुए उसने गोया अपनी सारी तवज्जो उनकी तरफ मबजूल कर दी थी। क्या बात है? क्या फिर से दुर्रे मखनून का मसला है? वो जैसे धीरे धीरे उनकी परेशानी का सिरा ढूंढने में कामयाब हो गया था। दादी का सर अस्बात में हिल गया और फिर उन्होंने उसको कल रात पेश आने वाली सूरत हाल लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना डाली। अकरमा के चेहरे पर ठहरा इत्मीनान उनकी बातों से आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होता गया था। ख़ास तौर पर दादी का ये इंकशाफ कि कल दुर्रे मखनून ने डर और खौफ की हालत में कई बार इजहार साहब का नाम लिया है, उसके खून की गर्दिश को बढ़ा गया। उसकी आंखों में हल्की सी सुर्खी उतर आई थी। बात ही ऐसी थी कि दादी की निगाह बताते हुए झुक गई थी। वो भी नज़र चुराने पर मजबूर हुआ था। अकरमा, डर लगता है बच्चे, कहीं वो कोई इंतहाई कदम ना उठा ले। आज से पहले भी कई बार उसे इस तरह के डरावने ख्वाब आए थे और उसके बाद उसकी हालत कई बार यूं ही बिगड़ती थी, मगर कल से पहले उसने कभी खुदकुशी की बात नहीं की। मैं डर रही हूँ बेटा, कहीं उसके अंदर का खौफ उसे हराम मौत की तरफ ना धकेल दे। दादी के पुरनूर चेहरे पर दुख, तशवीश, खौफ और फिक्रमंदी बैक वक्त डेरा डाले हुए थी। सच तो यह था कि दादी के मुंह से निकलने वाले इन अल्फाज ने अंदर ही अंदर उसे भी तशवीश में मुब्तला कर डाला था। वो जानता था कि दादी के खदशे बेजा नहीं हैं, मगर उसने ऐसा जाहिर नहीं किया। प्लीज़ दादी, आप परेशान ना हो। दुर्रे मखनून इस वक्त डिप्रेशन में है और इंसान डिप्रेस होता है तो सिर्फ मौत के मुतल्लिक ही सोचता है। अपने हर मसले का हल उसे मौत में ही दिखाई देता है, मगर हर डिप्रेस शख्स खुदकुशी की तरफ नहीं जाता। दुर्रे मखनून को अगर ये सब करना होता तो वो ये उस वक्त करती जब वो उससे भी बदतर हालात में थी, जबकि आज वो ना सिर्फ महफूज हैं बल्कि जिन लोगों के साथ हैं उन पर एतमाद भी करती हैं। आप फिक्र ना करें, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। उन्हें अंदाज़ा है कि चचा जान के लिए वो और उनकी ज़िंदगी क्या अहमियत रखती है।
وہ کمزور صحیح احسان فراموش نہیں ہے، بس آپ ان کا خیال رکھیں، ہو سکے تو انہیں کسی نہ کسی طرح کام میں لگائے رکھیں۔ ذہن بٹے گا تو منفی سوچیں آپ ہی نکل جائیں گی دماغ سے۔ فی الحال گھر میں ذرا شور ہنگامہ ہے، اس لیے پڑھنے کو تو میں نہیں کہوں گا، مگر اگلے 1-2 ہفتے تک جب یہ فنکشنز ختم ہو جائیں گے تو پھر میں پڑھائی کی طرف متوجہ کر دوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ نرمی اور سنجیدگی سے کہتا دادی کے خدشے گویا ایک کے بعد ایک کر کے مٹاتا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ مطمئن ہوئی یا نہیں، محض سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اکرمہ گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آج کب تک واپسی ہو جائے گی بیٹا؟ دادی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تھیں۔ اکرمہ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت بہت خوف زدہ ہیں۔ مظفر صاحب کے بلڈ پریشر کے ہائی رہنے کے باعث ان سے تو وہ یہ سب باتیں شیئر نہیں کر سکتی تھی، اور سائرہ بیگم کو ان مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا ایسے میں اکرمہ ان کے لیے بڑی ڈھارس تھا۔ آج صرف ایک کلاس لینی ہے مجھے، میں انشاءاللہ جلد لوٹ آؤں گا، ان کے چہرے کو پڑھتے ہوئے اس نے آئی پیڈ کو بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ وہ محض اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ کم آن دادی، میں نے کہا نا کہ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ درِ مکنون کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ رہیں، کوشش کریں کہ وہ کمرے میں اکیلے نہ رہیں، اور کمرے کا دروازہ بھی کھلا رکھیں۔ وہ کچھ سوچتا ہوا انہیں سمجھا رہا تھا، تسلی دے رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ ہدایتیں بھی دے رہا تھا۔ گزرے چند ماہ میں جتنا اس نے درِ مکنون کو سمجھا تھا، اسے یقین تھا کہ وہ حد سے زیادہ گزرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ خودکشی کرنے کے لیے جس ہمت اور بے صبری کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں مفقود تھی۔ تاہم دادی کے خدشوں کے پیش نظر اس نے چند احتیاطیں انہیں بتا دی تھیں اور پھر نیچے چلا آیا تھا۔